Welcome back, physics enthusiasts. I'm Swati, and in this video, we are going to do some competency-based questions on the topic atoms and nuclei. Series continue है modern physics के ऊपर questions कर रहे थे. Last dual nature बना था, थोड़ा सा gap हो गया. And I'm back with atoms and nuclei. इसके बाद semiconductor करेंगे. अच्छे questions हैं, so let's begin with that. क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड एनर्जी लेवल बाय व्हाट फैक्टर डज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अंडरगो अ चेंज. टाइम पीरियड पूछा है. अच्छा क्वेश्चन है. टाइम पीरियड के ऊपर एक आ ही जाता है. ध्यान से समझना. सपोज करो ये एक ऑर्बिट है, ये इन द न्यूक्लियस है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. तो इलेक्ट्रॉन सपोज आर रेडियस की ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसका सर्कमफेरेंस जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट वुड बी 2 पाई आर, और जो टाइम होगा वो हमें निकालना है, और वेलोसिटी जो होगी वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से 2 पाई आर बाय v हो जाएगा. ठीक है. अब यहां पर तुम्हारा जो रेडियस है उसका फॉर्मूला होता है सम आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड. ठीक है. मतलब कि जो तुम्हारा रेडियस है वो प्रोपोर्शनल हो गया एन स्क्वायर. जेड तो हम वैसे भी 1 लेंगे बिकॉज हाइड्रोजन की बात चल रही है. और जो वेलोसिटी है दैट इज सम कांस्टेंट जेड बाय एन. तो अगेन वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होगी. अब यहाँ 2 पाई है और बाकी कॉन्स्टेंट्स है, तो इन दोनों फैक्टर से तुम्हारा जो टाइम पीरियड है टी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, एन स्क्वायर अपॉन में 1 बाय एन, दैट इज ये प्रोपोर्शनल हो गया एन क्यूब के. टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो गया एन क्यूब. बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है. हमें सिर्फ बताना है किस फैक्टर से, तो जो वेरी कर रहा है वो हमें देखना है. तो इनिशियल अगर हम देखें, इनिशियल टाइम टी नॉट वो है एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए, तो वो आपका जो है सम कांस्टेंट के लिए 1 क्यूब हो जाएगा, दैट इज टी नॉट इज इक्वल्स टू के. और अगर हम फाइनल टाइम देखें तो वो जा रहा है n इज इक्वल्स टू 3 में. ठीक है. तो t फाइनल आपके पास हो जाएगा सम k कांस्टेंट t की पावर 3 दैट इज 27 टाइम्स ऑफ k, एंड दैट k इज इक्वल्स टू t नॉट इनिशियल टाइम. सो ये जाएगा 27 टाइम्स ऑफ t नॉट. तो जो t फाइनल आया जब वो थर्ड उसमें जा रहा है तो वो 27 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल टाइम के. ओके. सो इसके हिसाब से 27 टाइम्स उसका इनिशियल वैल्यू हो रहा है. ओके. ओके. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है दैट अ हाइड्रोजन एटम एट इट्स ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रोवोल्ट. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड काउंट ऑफ द डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइन्स. स्पेक्ट्रल लाइन्स पूछी है इमिटेड बाय दिस हाइड्रोजन एटम. ठीक है. तो कैसे निकालेंगे, पहले तो देखेंगे कि इतनी एनर्जी लेकर के ये जा कौन से स्टेट में रहा है. तो उसका फॉर्मूला होता है जो भी तुम्हारी एनर्जी है इज इक्वल्स टू -13.6 एन फाइनल, एन इज द ऑर्बिट जिसमें वो जा रहा है, माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर. ओके. माइनस का साइन अंदर गया तो ये हो गया 13.6 एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन फाइनल का स्क्वायर. अभी कितनी एनर्जी लेके जा रहा है, 12.75 की. सो यू कैन पुट इट हेयर. 12.75 इज इक्वल्स टू 13.6 और एन इनिशियल आपका जो है वो बोला गया है ग्राउंड स्टेट. ठीक है. तो एन इनिशियल को 1 ले लो और एन फाइनल को n मान लो, जो हमें निकालना है कि कहाँ जाएगा वो. सो 1 अपॉन में मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन में n का स्क्वायर. 13.6 नीचे गया विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर. थोड़ा सा इसको शिफ्ट करो, 1 बाय एन स्क्वायर इधर आया तो जाएगा 1 माइनस 12.75 अपॉन में 13.6. 13.6 में से 12.75 को माइनस करो तो कितना आ गया, 13.6 माइनस 12.75 5, एंड देन 15 में से 7 गए बचे 8 बस. सो योर 1 बाय एन स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 0.85 अपॉन में 13.6। सॉल्व करें, रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ के 2 zeros गए, यहाँ का 1 0 आया, सो 1360 अपॉन में 85 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 और 0 वाला है, ठीक है। 1 ज़ा 85, 1 13 में से 8 गए, 5 0, ये 6 सा चला जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 3 ऊपर, 6 8 ज़ा 48 प्लस 3 51। सो योर n स्क्वायर इज 16, तो जो n आया दैट इज 4। तो अब n इनिशियल जो है वो 1 है, n फाइनल है 4। तो हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछी है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, उसका फॉर्मूला भी ले सकते हो, n फाइनल माइनस n इनिशियल इंटू n फाइनल माइनस n इनिशियल प्लस 1 बाय 2, ठीक है। एंड फाइनल 4 है, दैट इज 4 माइनस 1 इज 3 इंटू 4 माइनस 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4 बाय 2, 6 लाइन्स तुम्हें मिलेगी इसके अंदर। जब ये इतनी एनर्जी लेके जब जाएगा तो जो डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइन्स उसको दिखेगी, दैट वुड बी 6। ओके, so this is your correct answer. Next question करते हैं। Okay, the next question is an electron in the Bohr model atom in the nth orbit of radius r and has kinetic energy Ke. Which of the following statement does not comply with the postulates of Bohr modulus of atom? Bohr के मॉड्यूलस है क्वांटाइजेशन फ्रीक्वेंसी वाला। फर्स्ट होता है कि जो 2 पाई r है, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h by 2 पाई के, और जो सर्कमफेरेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो n टाइम से इंटीग्रल मल्टीपल है लैम्डा के। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसकी इक्वल होगी, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 ऑर्बिट्स। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उस पे ही हम चेक करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कंप्लाई, कौन सा गलत है। इसके पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला था रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली ने बोला था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी ऑर्बिट में, उसका जो सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई r ऑफ रेडियस r, दैट शुड बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो मतलब उसमें एक पूरी लैम्डा, मतलब एक पूरी वेवलेंथ 2 या 3 ऐसे आएगी, आधी नहीं आ सकती। तो यहाँ से रेडियस जो है वो n लैम्डा बाय 2 पाई जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन में बोला है इन गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इंक्रीजेस बट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। यस, देखो जब हम हायर में जाते हैं तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, ठीक है। तो n जो है वो तुम्हारा इंक्रीज होगा जैसे जैसे अपन हायर ऑर्बिट में जाएंगे, तो वेलोसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो विच डायरेक्टली implies that kinetic energy also decreases. kinetic energy डिक्रीज हो रही है तो जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज होगी, और टोटल एनर्जी तो ऑब्वियसली इंक्रीज होती है जब हम हायर ऑर्बिट के अंदर जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, B1। सी इज काइनेटिक एनर्जी 3.4 वोल्ट है। हमें पूछा है द कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी 6.8 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड टोटल एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। देखो देयर इज अ रिलेशन, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, और जो टोटल एनर्जी है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी गिवन है 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, सी ऑप्शन में। तो चेक कर लेते हैं कि पोटेंशियल, वैसे तो सीधे दिख रहा है पोटेंशियल नेगेटिव होनी चाहिए और टोटल भी नेगेटिव होनी चाहिए। टोटल एनर्जी 10.2 है, दैट शुड बी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस 3.4 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ऐसे सीधा सीधा ही गलत आ रहा है, ठीक है। स्टिल पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो 2 इंटू 3.4 कर दो, तो 6.8 वैल्यू सही है, बट देयर शुड बी अ माइनस साइन, और टोटल एनर्जी शुड बी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स माइनस 3.4 ही होनी चाहिए थी। तो ये गलत है ऑप्शन सी, ऑब्वियसली गलत है, बट ठीक है, सारे ऑप्शन चेक कर लो इफ यू हैव टाइम। So if the ionization potential of the given Bohr model atom is 13.6 volt, then the energy required to remove the electron from its second orbit, ठीक है। तो जो एनर्जी लगती है आयनाइजेशन वो होती है माइनस 13.6 अपॉन में n स्क्वायर, प्लस की जा रही है उसको बाहर निकालने के लिए। इतनी एनर्जी होती है उस ऑर्बिट में
नेगेटिव की, तो पॉजिटिव एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए। ये एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो n तुम्हारा क्या है, सेकेंड है, तो इसको हमने 4 करा, 4 3 12, 4 4 3.4। तो जो आयनाइजेशन वाली होगी वो प्लस का 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट होगी, तो ये भी सही है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज द इनकरेक्ट वन इज सी। ठीक है, बोर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। ओनली मतलब सिंगल है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन अ स्टेबल न्यूक्लियर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोटॉन। यस, स्टेबल न्यूक्लियर में या तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर सेम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 शो अ टेंडेंसी ऑफ फ्यूज। फ्यूज की नहीं, फिजन की देता है, टूटता है वो। जो छोटे वाले होते हैं न्यूक्लियर वो जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं। जो बड़े होते हैं वो टूटते हैं, फिजन होता है। A stable nucleus in general has even number of protons and odd number of neutrons। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होने चाहिए नंबर में, और या फिर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो है वो एटलीस्ट 1 होना चाहिए। मतलब या तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। दैट मीन्स या तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो इज एटलीस्ट 1, मतलब या तो इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन के बराबर होनी चाहिए, उससे बड़ा होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही चीज है। प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन, नहीं, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सेम होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज एंड एवरीथिंग। तो प्रोटॉन हो चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, सब में न्यूक्लियर फोर्स सेम लगेगा। अगेन टिप, न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रॉपर्टीज है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ओनली ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू ऑफ फ्यू न्यूक्लियर आर गिवन इन द टेबल बिलो। लिथियम, आयरन, लेड और ड्यूट्रियम की गिवन है। हमें बताना द लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर रिस्पेक्टिवली। तो बाइंडिंग एनर्जी हमें गिवन है। अगर हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकालें, ठीक है, तो उससे हमें वैल्यू पता चल जाएगी। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा लेस हुई वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, कि जिसकी वैल्यू ज्यादा हुई वो मोर स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी गिवन है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू गेट उसको, उसके नंबर जो मास नंबर है उसे डिवाइड कर दो। तो 756, 206, 2 और ये सब है, उसे डिवाइड कर दो। दैट मीन्स जो न्यूक्लियर नंबर है उसे डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले अगर हम लिथियम की देखें तो लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी हमें गिवन है 40.1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट डिवाइडेड बाय 7। तो ये जाएगा 7 5 35, 51 बचा, डेसिमल लगाएंगे, 51 जाएगा, 49 बचा 2, और 2 को अपन ले लेते हैं 7 2 14 क्योंकि 20 होगा तो 2 डेसिमल्स में ही निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा आयरन। आयरन का बाइंडिंग एनर्जी गिवन है 492.2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और आयरन का वो गिवन है 56। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। 492.2, आई थिंक इट कैन वर्क विथ 8 6 48, 8 5 45, 45 प्लस 4 49। बढ़ गया, तो फिर 7 से करते हैं इसको। 56 को 4, 7 6 42, 4 ऊपर 35 प्लस 4 39। कुछ तो दिक्कत चल रही है, मैं सही कर रही हूँ। 7 14, 7 5 35, क्या सही तो कर रही हूँ मैं, कुछ गड़बड़ी करी है मैंने। 56 को अगर हम इसे डिवाइड करें 8 से, 8 6 48,
4 ऊपर, 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 44, 12 में से 8 गए बचे 4, 8 में से 4 गए 4, हाँ डेसिमल 2, तो डेसिमल ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। 442 को ये 448 आ रहा है, तो ये 442 है, तो ये 7 से ही जाएगा। 7 6 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35 प्लस 4 39, 14 में से 9 गए 5, एक और लगा दो, 448 तो आ रहा है, 9 ज़ा चला जाएगा, 9 6 ज़ा 54, 54, 5 ऊपर 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 5 8 से जाएगा, 8.78, so it is 8.78 mega electrovolt. Then next is lead का, so lead is 206, तो इसका वो नंबर है 1622, सॉरी 1622 डिवाइडेड बाय 206 करके बताओ इसको डिवाइड करेंगे। आई थिंक ये 8 से चला जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा। 8 6 ज़ा 48 बड़ा हो जाएगा, तो 7 6 ज़ा 42 और 7 2 ज़ा 14 कैन वर्क। ओके, डेसिमल लगाया 0, 9 से तो जाएगा नहीं, 8 कर दो, तो 8 6 ज़ा 48, 2 ज़ा 16, 2 5 1 अगेन 0, 7 से, सो दिस इज 7.87 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। क्वेश्चन आसान है, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी, डिवाइड करो तो फास्ट कर लोगे तो टाइम बच जाएगा। ड्यूट्रियम का गिवन है 2.2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एंड इसका वो 2 है, सो दिस इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो अगर हम इसमें देखें तो दिस इज लीस्ट वन 1.1 एंड 8.78 इज द हाईएस्ट वन। तो जो सबसे ज़्यादा है वो मोर स्टेबल होगा। सो आयरन आपको पता ही है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और ड्यूट्रियम लीस्ट स्टेबल हुआ, तो ड्यूट्रियम एंड आयरन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल के तुम चेक कर सकते हो, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी वो स्टेबल होगा और लो वाले अनस्टेबल होंगे। आगे करते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, you have given the study the following statements, carefully identify the current statement। 4 statements given है, बताना कौन सा सही है। So the nuclear pairs 7 and 14, 6C13, 15P30 and 14Si30 both constituents isobars। So isobars तुम्हारे वो होते हैं जिसमें तुम्हारा मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, सो अगर हम ए को देखें तो आइसोबार्स में सेम मास नंबर जो ऊपर वाला होता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, सो 7 and 14 और 6C13 ये आइसोबार नहीं है, डिफरेंट है ये। ठीक है, और दूसरा है 15P30 एंड 14Si30, तो इसमें सेम है, इसमें इनके ये सेम है, तो ये तो है बट ये वाला नहीं है, तो दोनों का ही पूछा था, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट इज 7 and 14 can absorb a neutron and transform into lithium आफ्टर इमिटिंग 2 अल्फा पार्टिकल्स एंड अ प्रोटॉन। वैसे अल्फा पार्टिकल वाला है नहीं, बट ठीक है गिवन है तो हम देख सकते हैं। 7 and 14 ने एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करा, तो न्यूट्रॉन मास नंबर में ऐड होकर के ये कुछ बन गया 7x ले लेते हैं 15।
अब इसने क्या करा, इसने 2 अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन को चेंज करके 3Li7 बन गया। जब हम अल्फा पार्टिकल को एमिट करते हैं तो तुम्हारा जो मास नंबर है वो 4 से कम हो जाता है और नीचे एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 7 - 2 15 - 4, और क्योंकि 2 बार कर रहा है ये, तो इसको हमें यहीं पे कर देती हूँ, या चलो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा Y11 एंड 5 में। फिर इसने इमिट करा एक और अल्फा पार्टिकल, तो ये चेंज हो जाएगा, लेट्स से W ले लेते हैं। सो दैट इज Y5 - 2 11 - 4 विच इज W। 11 में से 4 गए 7 और 5 - 2 इज 3। अब नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन को भी इमिट कर रहा है। तो जब ये एक प्रोटॉन को इमिट करेगा तो इसका जो ऊपर मास नंबर है वो 1 से कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स दिस शुड बिकम 3Li6। अब ये क्या बोल रहा है, 3Li7, नॉट पॉसिबल, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड बोल रहा है 5.6 मेगाइलेक्ट्रोवोल्ट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3Li7 में एंड ट्रांसफॉर्म इनटू दिस में, देन इट इज ऑल्सो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। राइट, देखो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है न्यूक्लियॉन्स की, कि किस एनर्जी से वो आपस में बाइंड है, वो टूट नहीं सकते। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की एनर्जी है, दैट मीन्स ये पर न्यूक्लियन हो गया, क्योंकि 1 की बात हो रही है। तो दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, इफ M इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस 13 aluminium 27 and MP and Mn are the masses of the proton and neutron respectively, तो बाइंडिंग एनर्जी इज दिस। हाँ बिल्कुल, इसको एक बार देख लेते हैं क्या गिवन है। 13 एल्यूमिनियम 27 है ना, तो इसके अंदर जो मास डिफेक्ट होता है, पहले तो इसने मास डिफेक्ट पूछा, बाइंडिंग एनर्जी पूछी, सीधा बाइंडिंग एनर्जी पूछी है। तो बाइंडिंग एनर्जी के अंदर हम मास डिफेक्ट इंटू C² करते हैं, और मास डिफेक्ट होता है कि जो मास ऑफ न्यूक्लियर है माइनस इंडिविजुअल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास, कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास ऐसा आ रहा है और इंडिविजुअल ये है, तब उसमें जो डिफरेंस है दैट इज द मास डिफेक्ट। एक्चुअली होना क्या, दोनों बराबर आने चाहिए, बट ऐसा आता नहीं है। दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। फिर हम 13 तो जो है वो प्रोटॉन है, तो माइनस कर देंगे 13 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और 27 - 13 दैट इज 14 जो है वो तुम्हारे पास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज 14 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू C²। यही इसने दिया है, यही दिया है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। जो समझो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, वो तुमसे एप्लीकेशन पूछ रहा है कि इसको लगा के बताओगे कैसे होगा। Okay, the question number 7 says, which of the following statements are incorrect for nuclei के लिए गलत है। As the mass number A increases, the density of the nucleus does not change। हाँ ये सही है, डेंसिटी जो होती है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। जो भी मास नंबर ले लो, कम 2 3 4 कुछ भी ले लो, सबके लिए जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की वो सेम रहेगी। सो इट्स द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, हैवी न्यूक्लियर टेंड्स टू हैव लार्ज Z/N रेशियोज, कोलम्बिक फोर्स हैव लॉन्गर रेंज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स। नहीं, हैवी न्यूक्लियर में N/Z रेशियो जो होता है दैट डिक्रीजेस, एंड दिस इज क्यों होता है, टू मेंटेन स्टेबिलिटी। जनरली Z इज द नंबर ऑफ एटॉमिक, सो प्रोटॉन जो है वो ज्यादा होंगे, उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है ड्यू टू द कोलम्बिक फोर्स, तो इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए N का रेशियो बढ़ जाता है जिससे कि वो स्टेबिलिटी मेंटेन करे। तो दिस इज द इनकरेक्ट वन। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है, फॉर न्यूक्लियर विथ A greater than 100 द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस डिक्रीजेस ऑन एन एवरेज एज A इंक्रीजेज। या जैसे से A बढ़ता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती है, इसलिए स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, इसलिए दे टूटते हैं, फिजन होता है उनके बीच में।
Two lithium nuclei do not combine to form carbon nuclei at room temperature because Coulombic forces do not allow them to. Yes, Coulombic repulsion Coulombic नहीं होता because lithium nuclei जो है वो बहुत छोटे हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन का और उनका रिपल्शन ज़्यादा होगा कि वो कंबाइन नहीं हो सकते, होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो हमें क्या बताना था? इनकरेक्ट वन तो ये भी सही है, ये भी सही है. सो द B1 इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये गलत है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Okay, in the question number 8, you have particles like electron, proton and alpha particles can be used to ionize hydrogen atom. If the ionization energy of hydrogen atom is EI and all these striking particles carry same kinetic energy, initial kinetic energy, then determine which of these particles will be most effective in ionizing the hydrogen atom. Interesting question है. Assume that the collisions are perfectly inelastic है and it's the excess kinetic energy that is used for ionization. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करते हैं? स्मॉल m ले लेते हैं, जो आयनाइज्ड पार्टिकल है उसका मास ऑफ आयनाइज एटम का, और mh जो है वो ले लेते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन का. अब यहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो जो इनिशियल होगा mu इज इक्वल्स टू m प्लस mh टाइम्स वेलोसिटी. ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जीज देखें. इनिशियल वाली तो हो जाएगी हाफ mu², और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है दैट इज हाफ m plus mh v². v is the final velocity, right? Now जो तुम्हारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रही है, क्योंकि लॉस्ट है तो हम इसको इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे. दैट इज हाफ mu² माइनस हाफ m प्लस mh v². यहाँ से v की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी? mu अपॉन में m प्लस mh, तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ mu² प्लस, सॉरी ये होगा माइनस का u² माइनस का हाफ m प्लस mh, और v की वैल्यू डालोगे तो m² u² अपॉन में m प्लस mh का होल स्क्वायर. ये कट गया, इसको इससे यहाँ से यहाँ पे ले लो तुम LCM, तो जाएगा हाफ mu² इंटू m प्लस mh माइनस हाफ m² u². तो ये तो कट जाएगा. हाफ m² u² प्लस हाफ mh u² माइनस हाफ m² u² होल ओवर में m प्लस mh. अब ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू योर आयनाइजेशन एनर्जी. सो दैट मीन्स EI इज इक्वल्स टू हाफ mu² इंटू mh अपॉन में m प्लस mh. अब ये जो है हाफ mu² दैट इज योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. सो mh अपॉन में m प्लस mh, नेट mh अपॉन में m प्लस mh, तो ये जाएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली इंटू mh अपॉन में m प्लस mh. अब जो तुम्हें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है वो सेम है फॉर ऑल पार्टिकल्स. ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है दैट ऑल दी स्ट्राइकिंग पार्टिकल्स कैरी सेम काइनेटिक एनर्जी. सेम काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑल पार्टिकल्स. नाउ अगर हम देखें m इज द मास ऑफ mh इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, m इज दैट आयनाइजेशन पार्टिकल, तो EI जो है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल उस मास के. तो अगर m लेस हुआ
तो EI जो होगी वो मोर होगा और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये पूछा है। विच ऑफ दिस पार्टिकल्स विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन आयनाइजिंग द हाइड्रोजन एटम। तो कौन सा जिसका मास सबसे कम है, कौन कौन से पूछे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। तो इस सब में आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन इफेक्ट द मोस्ट हाइड्रोजन को आयनाइज करने में। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और थोड़ा सा ट्रिकी था। अब आगे करते हैं। Okay, in the next question, you have an ultraviolet radiation falls on a hydrogen atom. First part में पूछा if the hydrogen atom is in the ground state when the incident photon of wavelength 80 nanometer falls on it. Will the hydrogen atom get excited to the high energy level or will the hydrogen atom get ionized? तो ये हमें बताना है. Determine either the quantum number of energy level to which the hydrogen atom gets excited. ठीक है, अगर एक्साइटेड हो तो कौन से क्वांटम नंबर पे जा रहा है, या फिर डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और आयनाइज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बताओ। सो इन दैट केस सबसे पहले तो हम एनर्जी निकालते हैं। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, न्यू को हम लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा। एच सी की वैल्यू गिवन है आपके पास 1240 इलेक्ट्रोवोल्ट नैनोमीटर में, और वेवलेंथ है 80 नैनोमीटर की। तो नैनोमीटर कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 8 1 8 44 8 5 40.4, तो 15.5 इलेक्ट्रोवोल्ट है। और जो आयनाइजेशन होती है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है that is plus 13.6 electrovolt, which is less than this, ठीक है, which is less than 15.5 electrovolt। तो हम ये बोलेंगे therefore the hydrogen atom जो है वो आयनाइज्ड हो जाएगा, get the hydrogen atom get ionized। ठीक है, तो ये ए पार्ट हुआ। अब बी पार्ट में पूछा है कि आयनाइज्ड हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो जो डिफरेंस होगा उसी एनर्जी से वो बाहर निकल जाएगा और मूव करेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तुम्हारे पास है इंसिडेंट एनर्जी माइनस जितनी उसको आयनाइजेशन के लिए चाहिए, बाहर निकलने के लिए चाहिए। जो बचेगी एनर्जी उससे वो मूव करेगा। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 15.5 minus 13.6 electrovolt, which is I think 1.9 electrovolt। तो इस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मूव करेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे करते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, you have show that it takes more energy in general to remove a neutron from a nucleus than a proton। मतलब न्यूट्रॉन को निकालना हार्ड है, उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यूज एग्जाम्पल ऑफ Z XA एंड द बिलो चार्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो ये हमें गिवन है मासेस, तो हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं, पहले न्यूट्रॉन की फिर प्रोटॉन की। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उसको ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी निकालने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम न्यूट्रॉन को देखें, देन बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले मास किसका, ZXA-1 वाले का प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे इन दोनों के मासेस में से मास ऑफ ZXA का, एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से, तो विल गेट द एनर्जी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर। सो इसकी वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास 62.5493, यही वाली। न्यूट्रॉन की वैल्यू गिवन है 1.0087 माइनस इसकी वैल्यू है 63.546 म्यू इंटू 931। सिंपली सॉल्व इट, पहले प्लस कर लो, 3 + 7 10, 1 ऊपर 18
1/5 5 plus 63 minus 63.546 into 931. Okay, so यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं. So this will be 0 2 1 0.00 into 931. So simply 120 को 931 से मल्टीप्लाई कर लो. 0 से 6 3 1 से 3 9 0 0 9 2 से 18 1 ऊपर 9 1 से 9 और 10 0 2 7 and decimal will be 1 2 3 4 1 2 3. तो ये आ रहा है तुम्हारे पास 11.1720 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी. ओके, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं प्रोटॉन की यूजिंग द सेम मेथड. बस यहाँ पे हमारा जो मास होगा वो न्यूट्रॉन का होना चाहिए. ठीक है, दैट इज मास ऑफ ZXA-1 प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, और इसमें से हम माइनस कर देंगे मास ऑफ ZXA का इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. इसकी वैल्यू तो 62.5493 ही है. प्रोटॉन की वैल्यू देख लेते हैं 1.0073 माइनस 63.5460 into 931. So that comes out to be 3 plus 3 6 9 plus 7 16 5 5 63 minus 63.5460 into 931. 6 में से 0 गए 6 6 में 6 गए 0 5 में से 4 गए 1 5 में से 5 गए 0.00 into 931. मल्टीप्लाई कर दो इसको. 6 3 is 18 3 1 is 3 9 6 is 54 9 1 is 9 6 8 4 5 6 8 9. तो इसकी वैल्यू आ रही है 9.8686 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. सीधी सी बात है, जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूट्रॉन की वो बड़ी आ रही है बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन के कंपैरिजन में. तो ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी न्यूट्रॉन को निकलने के लिए. तो देयरफॉर more energy will be given to remove neutron than proton. ठीक है, और बी पार्ट में पूछा है क्यों, रीजन. Why does it take more energy to separate a neutron? देखो, न्यूट्रॉन में सिर्फ होता है न्यूक्लियर फोर्स, और प्रोटॉन में न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स के साथ कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स भी होता है. तो रिपल्शन की वजह से वो एक काउंटर इफेक्ट देता है, इसलिए कम एनर्जी जाती है. ठीक है, सिंस न्यूट्रॉन हैज ओनली attractive nuclear force, and proton has attractive nuclear force and repulsive Coulombic force. Therefore proton has less energy. ठीक है, so this is all about of the competitive based question on the topic atoms and nuclei. Next video will be on semiconductor. Interesting है, important है. Do watch it completely. Okay, so thank you for watching this video and do like and subscribe for more such videos.